क्लास 5 के हिंदी बुक उत्सव का चैप्टर 4 बस की यात्रा इसको समझेंगे। यह हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है। चैप्टर 4 बस की यात्रा। चलिए शुरू करते हैं। हम तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। इन लोगों को घर जाना है और पन्ना एक जगह है जहां से सिर्फ इसी कंपनी की बस जो है सो सतना इस जगह के लिए घंटे भर बाद मिल जाएगी, जो इन लोगों को जबलपुर की ट्रेन पकड़ा देगी और यह सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से तो 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। 2 को काम पे जाना था, इसलिए यही था कि बस से ही यात्रा करना सही है। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। मतलब हुआ कि समझदार आदमी जो है सो शाम वाले बस से सफर नहीं करते हैं। तो इन लोगों को हुआ क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो नहीं, यह बस ही डाकिन है ना। बस को देखा तो श्रद्धा उम्र पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? मतलब जब इन लोगों ने बस को देखा तो इन लोगों में श्रद्धा की भावना उमड़ पड़ी, क्योंकि वह एकदम पुरानी थी, वयोवृद्ध थी, एकदम बूढ़ी जैसी लगती थी, एकदम पुरानी थी और कितनी सदियों के अनुभव का यह निशान लिए हुए थी। यह सफर करने के लिए नहीं थी, यह सिर्फ पूजा के योग्य थी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। मतलब जिस बस कंपनी जो थी उसके एक जो पार्टनर थे उसी बस से सफर कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। मतलब जब उनसे पूछा गया कि क्या यह बस चलती है तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं चलेगी भाई। अब इन लोगों को शक हुआ कि ऐसी बस भी कहीं अपने आप चलती है, तो बोले कि हाँ चलती ही है। तो यह बोले कि ठीक है, अब हम लोग देखते हैं और सोचने लगे कि सफ़र करे कि नहीं करे। अब जो है इनके एक मित्र है डॉक्टर, वह बोलते हैं, डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली वसु से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेंगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही है, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, मतलब सिर्फ एक कारण चाहिए यहाँ से ऊपर जाने के लिए। तो वह सब इनको ऐसे देख रहे थे जैसे अब यह बस से अपने जगह पे नहीं पहुँच सकते हैं, ठीक है ना, जैसे वो इन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक कारण है आपको ऊपर जाने के लिए, कहीं यह बस ही ना हो। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे हैं, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब बस जो है सो सचमुच स्टार्ट हो गई है और ऐसा लग रहा है कि इंजन आगे नहीं होके पूरी बस जो है सो इंजन ही है और उसके खिड़की में कांच तो बहुत ही कम बचे हैं और जो भी बचे हैं वह कब गिर जाएंगे पता नहीं, इनसे उनको बचना है। इसलिए यह सब जो है सो तुरंत ही फौरन वहाँ से दूर सरक जाते हैं कि कहीं कांच गिरने से इनको चोट न लगे। और इंजन चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि इंजन वहाँ नहीं होके इनकी सीट के नीचे है, ऐसा आवाज कर रहा था। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर चुकी थी। मतलब बस चली और ऐसा लग रहा था इन लोगों को कि यह बस जो है सो गांधी जी के समय जब असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उस वक्त जवान रही होगी, नहीं रही होगी और उसे ट्रेनिंग मिली होगी उस समय कि यह कैसे एक दूसरे से असहयोग करे। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है।
8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। मतलब यह जरूर असहयोग आंदोलन के समय का रहा होगा। इसमें एक हिस्सा दूसरे हिस्से से सहयोग नहीं कर रहा था। कभी लग रहा था कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे आ रही है, कभी लग रहा था कि नहीं बॉडी सीट को छोड़ के आगे आ रही है। कभी लगता था कि यह जो है लेखक वह सीट पे बैठे हैं, और कभी इनको लगता था कि नहीं सीट हमारे ऊपर बैठी हुई है। अब क्या हुआ, एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। मतलब आगे चलने पर क्या हुआ कि बस एकाएक रुक गई और बाद में पता चला कि इसके पेट्रोल की टंकी में छेद है और उसका ड्राइवर जो है उसमें बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखता है और नली डालकर इंजन में भेजने लगता है। अब लेखक को लगता है कि कुछ ही देर में ऐसा ना हो कि कंपनी के जो पार्टनर है वह इंजन को निकालकर गोद में रख ले और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, ब्रेक फेल हो सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। उस समय जो है प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, सुंदर थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। मतलब प्रकृति के दृश्य बहुत सुहावने थे, लेकिन दोनों तरफ पेड़ भी था जिन पर पक्षी भी बैठे थे। लेकिन उस समय वह पेड़ जो था सो इनको जो लेखक हैं उनको वह सुहावना नहीं लग रहा था, लुभावने नहीं लग रहे थे, उनको अपना दुश्मन लग रहा था कि पता नहीं कब बस जो है सो जाके इन पेड़ों से टकरा ना जाए कहीं। अब एक अगर पेड़ निकल जाता तो फिर डर के मारे वह दूसरे पेड़ का इंतजार करते रहते। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। मतलब अगर कहीं झील दिखता तो इनको लगता कि ऐसा ना हो कि बस उसमें डुबकी लगा जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। फिर से बस रुक गई और ड्राइवर हर तरकीब लगा गया लेकिन बस नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है, मतलब बस तो अच्छी है, यह तो संयोग का बात है कि बस नहीं चल रही है। छिन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस व्यावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मतलब लेखक को लग रहा था कि यह एकदम वृद्धा है, अगर कहीं इसका प्राणांत हो गया, यह मर गई तो इस सुनसान जगह में, जंगल में इसकी अंतिम क्रिया हम लोग को ही ना करनी पड़े। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती तो दिखती तो वह एकदम किनारे हो जाती। मतलब हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, उसमें कुछ जब सुधारा तो वह बस आगे चली, लेकिन उसकी जो है गति वह धीरे धीरे कम होते गई और ऐसे लग रहा था जैसे उसकी लाइट भी कम होने लगी है और वह चांदनी, जो रात की रोशनी है, चांदनी है, उसमें ही रास्ता देखकर आगे बढ़ रही है। और अगर कोई पीछे से गाड़ी आते दिखती तो वह किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। और जैसे उसको कह रही है कि बेटी पहले तुम निकलो, अब अपनी वह उम्र नहीं है कि तुमसे आगे हम जाए। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मतलब एक टायर जो है उसका हवा निकल गया, अगर गाड़ी स्पीड में होती तो पक्का नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार सद्भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे थे। सर की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है।
मतलब जो वहाँ हिस्सेदार साहब था उनके ऊपर लेखक की श्रद्धा उमड़ पड़ी कि जानते हैं कि बस कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन फिर भी अपनी जान को हथेली पर रखकर यह उस बस से सफ़र कर रहे हैं। इस आदमी के साहस को तो और बलिदान की भावना का सही जगह उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। इसमें जितना साहस है उसे किसी क्रांतिकारी आंदोलन का उनमें नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर जाती तो और सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। मतलब अगर बस नाले में गिर जाती, वह मर जाता, तो देवता भी उसके लिए बाहें पसारे रहते कि इतना महान आदमी है कि एक टायर के लिए उसने प्राण दे दिया, लेकिन बस का टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। मतलब दूसरा घिसा हुआ टायर लगाकर बस को फिर से चलाया गया, लेकिन अब लेखक को उम्मीद नहीं थी कि वह समय पे पन्ना पहुंचेंगे। पन्ना क्या, उन्होंने कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। मतलब अब उन लोगों को लग रहा था कि अब घर तो पहुंचेंगे नहीं, पता नहीं कहीं इसी बस से सीधे ऊपर न चले जाए। अब हम पृथ्वी पर हमारी कोई मंजिल नहीं है। हमारा जो भी तनाव था वह खत्म हो गया और घर में जैसे बैठा जाता है वैसे ही बस में इन लोग बैठ गए और सारी चिंता छोड़ के हंसी मजाक इन लोगों ने शुरू कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।